हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर जूही गुप्ता। तो मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में क्लास 9th के यूपी बोर्ड में बायोलॉजी सेक्शन में जो पहला यूनिट है सजीव जगत में संगठन, उसको शुरू किया था। उसमें मैंने पहला पार्ट जीवों में विविधता शुरू किया था। तो जीवों में विविधता में मैंने वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। वर्गीकरण की आवश्यकता क्या होती है, जैविक विविधता क्या होती है, वर्गीकरण का महत्व क्या होता है, और उसके बाद मैंने जीवों का नामकरण बताया था आप सभी को। और जीवों का नामकरण बताने के बाद मैंने द्विनाम पद्धति बताई थी और द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम बताए थे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए आज हम ये पढ़ेंगे कि जो जीवों का वर्गीकरण होता है उसको किसने दिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसको किसने दिया था इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में और सारी बातें भी आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आइए इस क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवों का वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1707 से 1778 इनका लाइफ टाइम था। ठीक है, ये है कौन है वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता कौन है, स्वीडन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, कैरोलस लिनियस वे हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इसमें इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है, कि जीवों का जीवों का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें और ये जीवों का वैज्ञानिक नाम तो इन्होंने दिया ही था, लेकिन सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने क्या बताया है, वैज्ञानिक और आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के बारे में इन्होंने बताया है कि ये क्या होता है। तो इसी प्रकार क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक और आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के बारे में बताया है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में, इसलिए इनको वर्गीकरण विज्ञान का जन्मदाता या वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक या वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें जीवों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जीवों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे स्वीडन के जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या था डियर स्टूडेंट्स उनका नाम, कैरोलस लिनियस। ठीक है, और इनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक का क्या नाम था, पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था डियर स्टूडेंट, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में इन्होंने क्या किया, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में वैज्ञानिक और आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की। इसीलिए इनको लिनियस को क्या कहा जाता है, इनको वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक या पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनको क्या कहा जाता है कि ये जो है वर्गीकरण विज्ञान के क्या कहा जाता है, इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया था इसलिए वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक या फादर इनको कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीवों के वर्गीकरण के बारे में कैरोलस लिनियस को इनको क्यों वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक या पिता कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए जीवों का वर्गीकरण जानने से पहले हम जानते हैं कि किसने दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण की इकाइयाँ क्या होती है। ठीक है, जैसे कोई इकाई मतलब क्या होता है, यूनिट्स। ठीक है, क्या होता है, यूनिट्स। जैसे अगर हम 10 रुपए की बात करेंगे, ठीक है, 10 रुपए की अगर हम बात करते हैं, आपके पास मान लीजिए 10 रुपए का नोट है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 10 रुपए का नोट है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 10 रुपए का नोट है और वो जो होता है एक के सिक्के से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और एक ऐसे करके 10 सिक्के हैं आपके पास। तो जो एक है वो क्या है, उसका यूनिट है, 10 रुपए का यूनिट है। ठीक है ना,
तो उसी तरह डियर स्टूडेंट अगर हम वर्गीकरण की बात करें, ठीक है, तो वर्गीकरण जैसे हम देते थे ऐसे ही हम किसी के बारे में नहीं बता देते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि जगत क्या है, संघ क्या है, उपसंघ क्या है, फिर धीरे धीरे करके नीचे आते हैं और फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए जो लीनियस थे, लीनियस ने जाति मतलब स्पीसीज, जीनस मतलब जीनस, कुल मतलब फैमिली, गण मतलब ऑर्डर, वर्ग मतलब क्लास, संघ मीन्स फाइलम नामक 6 इकाइयां बनाई। कितनी इकाइयां बनाई इन्होंने? 6 इकाइयां बनाई, ठीक है, 6 इकाइयां इन्होंने बना दी। कौन कौन सी इकाइयां थी? स्पीसीज थी, जीनस थी, फैमिली थी 3 हुआ, ऑर्डर 4 हुआ, और उसके बाद क्लास हुआ 5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और 5 और उसके बाद फाइलम हुआ, फाइलम जो होता है वो संघ होता है 6, ठीक है। तो इन्होंने 6 वर्गीकरण की इकाइयां बना ली डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूर्ण रूप से समान दिखने वाले जो भी जंतु हैं उनको जाति में रखा। उसको उन्होंने किसमें रख दिया? जाति में रख दिया। जंतुओं को उन्होंने जाति में रख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद उन्होंने कहा क्या किया, समान गुणों वाले सभी जातियों को, जो कि समान गुण वाले उन सभी जातियों को जीनस में रख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जीनस में रख दिया। उसके बाद संबंधित जीनस को मिलाकर कुल में रख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुल में रख दिया, कुल में उन्होंने रख दिया, तथा समानता प्रदर्शित करने वाले सभी कुलों को एक गण में मतलब एक ऑर्डर में रख दिए, ठीक है, और गणों को मिलाकर वर्ग में रख दिए, ठीक है, वर्ग मीन्स क्लास में रख दिए, और तथा कुछ मूल लक्षणों में जो कुछ मूल फंडामेंटल कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें समानता रहती है, तो उन मूल लक्षणों में समानता वाले वर्गों को उन्होंने किस में रख दिया? संघ में रख दिया, मतलब फाइलम में रख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया? तो इस तरह उन्होंने जाति, जीनस, ठीक है, जाति आपको समझ में आ रहा है, जाति स्पीसीज, जीनस मतलब जीनस, कुल, फैमिली, वर्ग मतलब क्लास, और वर्ग, ठीक है, मतलब क्लास होता है, और संघ मतलब फाइलम होता है। इस तरह उन्होंने उन सभी लोगों को रखा, ठीक है, और इसमें इस तरह उन्होंने रखा कि जाति मतलब क्या होता है, देखिए इसमें गढ़ भी है, ठीक है, जाति मतलब क्या होता है? स्पीसीज। फिर उसके बाद जीनस, ठीक है, जीनस समझ रहे हैं आप, जीनस क्या होता है? वंश होता है। फिर फैमिली समझ रहे हैं, कुल, और गण आप समझ रहे हैं, ऑर्डर होता है, और वर्ग आप समझ रहे हैं, क्लास, और उसके बाद संघ फाइलम में रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल है बिल्ली का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जगत आएगा, जगत मतलब किंगडम होता है डियर स्टूडेंट्स, जंतु जगत बिल्ली एनिमलियन बिल्ली को रखा गया। फिर उसके बाद संघ आता है फाइलम, जो कि कॉर्डेटा है, ठीक है, इसके बारे में आके मैं आपको बताऊंगी। उपसंघ आता है जिसका होता है सब फाइलम होता है, ठीक है, वर्टिब्रेटा में रखा गया। वर्ग, क्लास होता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, स्तनीय मैमेलिया में आता है, ठीक है। उपवर्ग मतलब सब क्लास होता है, यूथीरिया में रखा गया है। उसके बाद गण मतलब ऑर्डर होता है, कॉर्निवोरा में रखा गया। कुल मतलब कुल जो होती है फैमिली होती है, फैलिडी में रखा गया है। और वंश जो होता है वो फैलिस होता है, और डोमेस्टिकस जो होती है इसकी जाति है, ठीक है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इन 6 इकाइयां उन्होंने बनाई, ठीक है ना, 6 इकाइयां जो होती है उन्होंने बनाई, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और ठीक है, और एक किंगडम होता है, ठीक है, किंगडम है आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद फाइलम, तो फाइलम से छोटा नीचे सब फाइलम, क्लास है तो क्लास से नीचे सब क्लास होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में उन्होंने रखा था। ये फैलिस डोमेस्टिकस का बिल्ली का जो था, ठीक है, बिल्ली का जो जिसे इंग्लिश जिसका साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम जो है फैलिस डोमेस्टिकस है, उसके बारे में दिया गया था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये होती है यूनिट, ठीक है। तो वर्गीकरण हम करते हैं, तो ये वर्गीकरण की इकाइयां होती हैं कि कैसे हम किन किन इकाइयों को लेकर चलते हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्गीकरण, अब ये यूनिट्स हो गई। अब इसके बाद वर्गीकरण जब हम करते हैं तो कुछ आधार लेके चलते हैं, ठीक है। जब वर्गीकरण किया गया तो आधार लिया गया कि हम इस आधार पे जो है वर्गीकरण को करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है। तो जब आधार लिया गया तो आधार देखिए इसमें ऐसे है, एक द्विजगत आधार लिया गया है, ठीक है। आप लोगों को जो पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ, देखिए, और दिखाती भी हूँ आपको। इसमें देखिए एक द्विजगत वर्गीकरण के लिए लिया गया है, एक उसके बाद एक अकोशिकीय, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, कोशिका है या फिर नहीं है इस संरचना के आधार पर लिया गया है। फिर एक संगठन के आधार पर लिया गया एक, उसके बाद अंत में आप लोग को 5 जगत का वर्गीकरण पढ़ना है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आज तक इसको देखा जाता है, मान्य है, ठीक है। तो देखिए आइए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको वर्गीकरण समझ में आया, किसने दिया है जो वर्गीकरण के बारे में?
कुछ यूनिट्स होती है जो कि मैंने आपको बताई। और अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको आधार बताने जा रही हूँ, ठीक है, वर्गीकरण का आधार। तो आइए आगे बढ़ते। देखिए वर्गीकरण का आधार में हम बात करेंगे। सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण दिया गया था, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। इसमें जैसा नाम से डियर स्टूडेंट्स क्लियर है, ये द्वि मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सभी जीवों को, जीव मतलब आप समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जीव मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पेड़ पौधे और जंतु होता है। क्या होता है, एक तो जंतु होता है, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे आप समझ रहे हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं उन्हीं को हम पेड़ पौधे कहते हैं। फिर छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे साग, ठीक है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जंतु, ठीक है। तो अगर हम जंतु की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो जंतु में हम क्या कह सकते हैं, जंतु में जैसे हम भी जंतु ही हैं, मनुष्य भी क्या है, जंतु हैं, ठीक है। खरगोश हुआ, ठीक है, खरगोश हुआ, उसके बाद पक्षी हुए, ठीक है, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हुए, तो ये सब जंतु में आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब जंतु में आते हैं, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए अब आइए इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। तो द्विजगत वर्गीकरण की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो द्वि मतलब क्या होता है, 2। तो सभी जीवों को किसमें 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। एक थे पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत में बांटा गया। और यह विभाजन निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर गया। एक कोशिका वृद्धि, दूसरा हरित लवक, तीसरा पोषण विधि, चौथा प्रजनन और 5वां वृद्धि। तो कोशिका वृद्धि में अब देखिए पादप जगत है किंगडम प्लांटी और दूसरा है जंतु जगत किंगडम एनिमलिया। तो अंतर क्या था, तो जो कोशिका वृद्धि थी, सभी पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका वृद्धि पाई जाती थी, और जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका वृद्धि नहीं होती थी। और इसमें क्या थी, पादप कोशिकाओं में इसमें कोशिका वृद्धि नहीं थी, इसमें कोशिका वृद्धि पाई जाती थी। हरित लवक इसमें होते थे पादप में, और इन जिसके पेड़ पौधे हरे रंग के होते थे, इसमें होते थे और इसमें नहीं होते थे, ठीक है। हरित लवक नहीं होते जिसके कारण जंतु हरे रंग के नहीं होते। पोषण विधि देखे तो स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते थे, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन स्वयं बनाते थे। और जंतु क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना भोजन पौधों या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। प्रजनन क्या होता है, ये पौधे स्थिर होते हैं, आप सभी जानते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकते। लेकिन अधिकांश जंतुओं में क्या होता है, प्रजनन पाया जाता है। वृद्धि देखें तो पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर वृद्धि करते हैं। अतः इनमें वृद्धि क्या होती है, असीमित होती है, लेकिन जंतुओं में वृद्धि क्या होती है, सीमित होती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको समझ में आया। तो देखिए ये द्विजगत वर्गीकरण है, पादप जगत और जंतु जगत में बांट दिया गया, ठीक है। सभी जीवों को पादप जगत और जंतु जगत में बांट दिया गया और निम्नलिखित जो थे लक्षण के बेसिस पे बताया गया, ठीक है। उसके बाद अब ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा अकोशिकीय, दूसरा है अकोशिकीय, कोशिकीय एवं बहुकोशिका, मतलब ए सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ए सेलुलर मतलब नाम से ही क्लियर है, ठीक है। ए मतलब ए सेलुलर मतलब ए यहाँ पे क्यों लगा, नहीं के लिए यूज हुआ, मतलब कोई कोशिका जैसी संरचना नहीं पाई जाएगी। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका से मिलकर बनी होगी, और मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, एक से अधिक जो अगर कोशिकाएं होंगी तो वो मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आएंगी। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाएं होंगी तो मल्टी सेलुलर। 1 हुआ तो यूनिसेलुलर, 1 के अलावा 2, 3 इससे अधिक हुई तो मल्टी सेलुलर के अंदर आएंगी, ठीक है। देखिए जो भी विषाणु तथा जीवाणु है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया होती है, वो अकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। विषाणु जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है या योजक कड़ी है, ठीक है। ये इंट्रेंस में पूछता है, योजक कड़ी वाली जो बात है यहाँ पे कही गई है, इंट्रेंस में पूछता है कि बताइए योजक कड़ी विषाणु है कि नहीं, या फिर सजीव और निर्जीव की देखिए कड़ी कौन है, तो विषाणु है, ठीक है। ये 1 नंबर में या फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके बाद ए सेलुलर आपको समझ में आया, उसमें कोई भी कोशिका जैसे संरचना नहीं होती, जैसे विषाणु हुआ और बैक्टीरिया हुआ, ठीक है। इनमें कोशिका कला, कोशिका अंगक मतलब सेल ऑर्गेनेस तथा कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। जीवाणुओं में कोशिकांग तथा केंद्रक नहीं होते, ठीक है। आप जीवाणु की संरचना भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसमें भी जो होता है कोशिकांग और कोशिका द्रव्य ये सब और कोशिका कला ये सब की अगर हम बात करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मतलब जो अकोशिकीय जीव होते हैं इनमें कोशिका कला, कोशिका अंग और कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। जीवाणुओं में क्या होता है, कोशिकांग और केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक जो होता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और कोशिकांग भी जो होता है जीवाणु में नहीं पाए जाते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें फ्लैजेला पाया जाता है और सारे स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। अगर वायरस में भी देखें तो वायरस का भी स्ट्रक्चर जो होता है, ये आपका बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस का अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें भी अगर जो होता है कोई कोशिका के जैसे कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकोशिकीय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम लोग को जो नया देखना है वो है हमारा एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय आप समझ रहे हैं, एक कोशिकीय क्या होंगे, एक कोशिका से मिलकर बने होंगे। ठीक है, जो भी एक कोशिकीय जीवों का शरीर केवल एक कोशिका, जैसे अमीबा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अमीबा हुआ। ठीक है, अमीबा है। पैरामीशियम है, पैरामीशियम का आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना। ठीक है, और सीलिया, इसमें से सीलिया की बात करेंगे। फिर उसके बाद क्लेमाइडोमोनास होता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की बात करेंगे। तो ये सब जो होता है ये आपका एक कोशिकीय आएगा। ठीक है, और इसके बाद बहुकोशिकीय जैसे शरीर जो होता है अनेक कोशिका, जैसे मनुष्य हुए। ठीक है, खरगोश हुआ, पक्षी हुए। ठीक है, पक्षी हुए, और तेंदुआ, शेर, ये जितने भी जीव हैं जो उनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना, ये बहुकोशिकीय के अंतर्गत आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव क्या है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना जो नेक्स्ट है उसको देखेंगे, वो है संगठन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो संगठन के आधार पर अब हम वर्गीकरण देखेंगे कि संगठन के आधार पर आखिर वर्गीकरण कैसे किया गया। तो संगठन के आधार पर हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें संगठन के आधार पर आपको देखना है कि इसमें स्तर है। जैसे पहला जो है वो है जीवद्रव्यीय स्तर, मतलब जीव द्रव्य के आधार पर आपको देखना। फिर दूसरा जो है वो है कोशिकीय स्तर के आधार पर। ठीक है, तीसरा कोशिका उत्तकीय स्तर, चौथा अंग स्तर, और पांचवा अंग तंत्र स्तर। ठीक है, तो देखिए, संरचनात्मक जटिलता के आधार पर जीवों को निम्नलिखित स्तर में पाया जाता है। जैसे जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, मतलब एक कोशिकीय जीवो जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल का शारीरिक संगठन जीव द्रव्य स्तर पर होता है। एक ही कोशिका मतलब एक कोशिकीय जीवों में पाए जाएंगे और जीव द्रव्य में ही उनकी शारीरिक क्रिया में जीव द्रव्य स्तर। फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो कोशिकीय स्तर बना। इस प्रकार के शारीरिक संगठन वाले जीव बहुकोशिकीय होते हैं, किंतु इनमें कोशिकाएं उत्तक का निर्माण नहीं करती, सभी कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जैसे स्पंज में। ठीक है, स्पंज में पाया जाता है। और ये जीव द्रव्य स्तर का एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, प्रोटोजोआ और शैवाल हो जाएंगे। तो इसमें कोशिका बनने लगती है, लेकिन उत्तक जो होता है, जो उत्तक की अगर हम बात करेंगे तो उत्तक जो होता है वो इसमें नहीं बनता है। ठीक है, उत्तक इसमें नहीं बनता है। उसके बाद कोशिकीय उसका उत्तकीय स्तर की बात करेंगे। तीसरा टिश्यू लेवल, इसमें टिश्यू का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार के बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए विशेषीकृत होती हैं और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ समूह बनाती हैं। ठीक है, तो समान संरचना व कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे हाइड्रा में उत्तकीय स्तर के संगठन का प्रारंभ पाया जाता है। ठीक है, उत्तकीय स्तर, उत्तक का बनना का प्रारंभ होने लगता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अब जो आता है वो है हमारा अंग स्तर, मतलब ऑर्गन लेवल। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल में क्या होता है, इन जीवों में कई प्रकार के उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं तथा प्रत्येक अंग विशेष कार्य करता है। जैसे प्रत्येक अंग विशेष कार्य, अंग का निर्माण होने लगता है। ऑर्गन जैसे हृदय है, तो हृदय मतलब हार्ट रुधिर को शरीर में पंप करता है। ठीक है, और रुधिर को शरीर में क्या करेगा, हृदय पंप करेगा। उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद आँख कितनी, तो आँख जो होगा वो देखने में, और कान की अगर हम बात करेंगे तो कान जो होगा सुनने का कार्य करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अंतिम है हमारा अंग तंत्र स्तर, ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब कई सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाएंगे। जैसे सभी जटिल, जैसे यहाँ पे समझे पहले, सभी जटिल संरचना वाले जीवों में एक ही कार्य से संबंधित सभी अंग एक तंत्र बनाते हैं। जैसे अमाशय व आंत आदि पाचन तंत्र बनाते हैं, और सभी अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई सारे ऑर्गन, जैसे आप ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसमें अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, तो मुख गुहा से स्टार्ट होकर आप आगे पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय। ठीक है, अमाशय में भोजन जाता है। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो ये कई सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, जैसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। तो अंग तंत्र बना, और इसी तरह पाचन तंत्र बना। इसी तरह फिर हम दूसरा तंत्र देखेंगे तो श्वसन तंत्र हुआ। इसी तरह दूसरा तंत्र मान लीजिए रुधिर परिसंचरण तंत्र हुआ। ठीक है,
तो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, कई सारे तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक जो होगा व्यक्ति का यानी एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप मेरी इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये जो पांचों लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पांचों लेवल की जो बात हो रही है यहाँ पे कि जो द्रव्य स्तर, कोशिकीय स्तर, कोशिका उत्तकीय स्तर, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर क्या है आपको समझ में आएगा। और अंत में अब हमको पढ़ना है कि आखिर 5 जगत की अवधारणा क्या थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मान्य है, आज तक चल रही है। देखिए आर.एच. व्हिटेकर जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने कोशिका संरचना, कोशिका संगठन व पोषण आदि लक्षणों के आधार पर जीवों को इन्होंने 5 जगत में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु। ठीक है, तो मोनेरा जगत की बात करें तो इस जगत में सभी आदि मतलब पुराने जीव रखे गए हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना जो प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये सब हो गए। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सब इसमें पाए जाएंगे। उसके बाद आगे देखें तो प्रोटिस्टा की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं, इस जगत में रखे गए हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के थे। कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला आदि संरचनाएं पाई, जैसे सवाल, प्रोटोजोआ, डायटम, ये सब प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद कवक अथवा फंजाई जगत की अगर हम बात करते हैं तो कवक अथवा फंजाई जगत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा कि इस जगत में सभी प्रकार के फफूंदों को रखा गया। ये भोगकोश के यूकैरियोटिक जीव होते हैं और जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ या मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मृत पोषित सैप्रोफाइटिक जीव इसलिए इन्हें कहते हैं। और इनमें क्लोरोफिल जो होता है नहीं पाया जाता, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं पाया, जैसे मशरूम हुआ, इष्ट कोशिका हुई, पेनिसिलियम आदि कवक हुए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे राइजोपस कवक है, पेनिसिलियम है, इष्ट कोशिका है, गुच्छी है, उसके बाद कुकुरमुत्ता है, विभिन्न प्रकार के कवक का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए ये इसमें भी झाड़ूधानी स्पोरेंजियोफोर बन रहा है, ये भूस तारी, कोनिडिया, कोनिडियोफोर, इष्ट की कोशिका में गुणसूत्र केंद्रिका, ग्लाइकोजन और केंद्रक रिक्तिका दिखाया गया, इसमें पाइलस एल्विन दिखाया गया, इसमें गिल्स कुकुरमुत्ता दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद जो आता है पादप जगत या प्लांटी आता है। ठीक है, इसमें जो होता है सभी हरे रंग के बहुकोश के यूकैरियोटिक जीवों को पादप जगत में रखा गया। क्लोरोफिल का कार्य सभी हरे रंग के होते हैं तथा स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट मतलब अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और इस जगत के जीव पेड़ पौधे या पादप कहलाते हैं। ठीक है, और अंत में अब हम देखेंगे किसको देखेंगे, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम और एनिमलिया। तो सभी बहुकोशिक जंतु इस जगत के सदस्य हैं, इनमें हरित लवक और क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इस बहुकोशिक जंतु इसमें हरित लवक क्लोरोफिल नहीं होता है और इस अतः जंतु विषम पोषी होते हैं, ये पौधों या अन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के बारे में। देखिए यहाँ पे समझाया गया है, जीवधारी है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दो भागों में बांटा गया। तो अकोशिकीय में मोनेरा को रखा गया। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की बात करेंगे तो एक कोशिक जो होगा प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, और बहुकोशिक में कोशिका भित्ति सहित है कि कोशिका भित्ति रहित है। कोशिका भित्ति अगर है उसमें तो क्लोरोफिल विहीन मृतपोषी है, क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी, तो क्लोरोफिल विहीन जिसमें नहीं है ऐसे मृतपोषी कवक के फंजाई, क्लोरोफिल युक्त मतलब जिसमें है स्वपोषी वो पादप जगत में आएंगे। उसके बाद कोशिका भित्ति अगर रहित है मतलब कोशिका भित्ति में नहीं है तो वो जंतु जगत आएंगे, इसके अंतर्गत हम सभी आएंगे। ठीक है, तो ये है 5 जगत का वर्गीकरण जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज एक समरी मैं आपको दे देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज का जो पॉइंट मैंने आपको जो पढ़ाया, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ था जीवों के वर्गीकरण से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स, जीवों के वर्गीकरण के बारे में बताया। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण मेरा टॉपिक था, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण में किसका अध्ययन करते हैं, पौधों और जंतुओं का। ठीक है, तो मैं आगे नए अपने वीडियोज में इसको डालूंगी कि पादप जगत और जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। लेकिन थोड़ा इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है किसने दिया था। ठीक है, तो मैंने बताया कैरोलस लिनियस जी के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण की इकाइयाँ क्या होती हैं। ठीक है, इकाइयाँ क्या क्या हैं जिनको उन यूनिट्स को लेकर चला जाता है और ये वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद इकाइयाँ हो गई। उसके बाद मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया
कि इकाइयाँ यूनिट्स के साथ साथ कुछ हम लोग आधार लेते हैं, ठीक है। तो उसको बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको वर्गीकरण का आधार बताया। तो कुछ लोगों ने पादप जगत और जंतु जगत, फिर कुछ लोग आ गए हैं तो उसमें दूसरी बात में तो द्वितीय जगत वर्गीकरण आ गया, फिर दूसरा उसमें अकोशिकीय, कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, इसके आधार पे दिया गया वर्गीकरण का आधार, इसको लिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा इसमें आधार लिया गया कि इसके आगे सोचा गया। तो आगे जब इसमें सोचा गया तो ये कहा गया कि संगठन के आधार पर वर्गीकरण होगा। तो वो मैंने आपको बताया, जीव द्रव्य, कोशिकीय, का उत्तकीय, और फिर इसके बाद अंगस्तर और अंगतंत्र स्तर, और फिर लास्ट में 5 जगत का वर्गीकरण जो कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु को रखा गया। इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया। तो ये आज यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये टॉपिक जो मुझे आपको पढ़ाना था आपको कंप्लीट होता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। जीवों का वर्गीकरण की इकाइयाँ, वर्गीकरण का आधार, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस कोरोना पैंडेमिक में अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।